फंड से स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला म्यूचुअल फंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है कि म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन क्या है, या मतलब क्या होता है म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड इज अ कंपनी, सबसे पहले क्या है, कंपनी है और क्या कोशिश करती है, पूल ऑफ द मनी क्रिएट करने की कोशिश करती है। इनकी हमेशा कोशिश क्या रहती है कि मनी, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके फिर आगे क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड इज अ कंपनी दैट पूल्स मनी फॉर मैनी इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट द मनी इन सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स और शॉर्ट टर्म डेट्स। तो अलग अलग जगह पर क्या कर देते हैं, वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, जहाँ करने से हमें एक और बेनिफिट भी मिल जाता है। किस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है, जो हम पढ़ते भी हैं, डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन में डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इन्वेस्टर्स बाय शेयर्स इन म्यूचुअल फंड्स, ईच शेयर रिप्रेजेंट एन इन्वेस्टर्स पार्ट ओनरशिप इन द फंड एंड द इनकम इट जनरेट्स। तो अगर आप इक्विटी परचेज करते हैं या इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो आपको क्या मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या मिलती है, यूनिट्स मिलती हैं, जो किस में इंडिकेट करती है, रिप्रेजेंट क्या करती है, NAV। NAV मीन्स नेट एसेट वैल्यू। तो ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या है, द ऑब्जेक्टिव and the risk level are outlined in the prospectus documents. The prospectus provide detailed guideline for the investment the manager can purchase. And a mutual fund is also known as a open-ended investment fund, which means that fund sells units अपॉन रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट किसकी रिक्वेस्ट पे, इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट पे। तो बेसिकली आपने सिर्फ इतना ही ज्यादा करना भी के लिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है, जो AMC होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो क्या करने की कोशिश करती है, पूल ऑफ द मनी क्रिएट करने की कोशिश करती है, फिर उसको आगे इन्वेस्ट कर देते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज में। अब पीपल, जहाँ बंदे क्यों बाय करते हैं, आखिरकार म्यूचुअल फंड को बाय करने के पीछे, खरीदने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो कुछ एक कारण है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मींस जो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो ऐसी वैसी कंपनी नहीं होती है, उसमें एक्सपर्ट बैठे होते हैं, बहुत तगड़े तगड़ा एक्सपीरियंस होता है उन्हें, 30 40 साल का एक्सपीरियंस होता है उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो इसमें आपको क्या मिल जाती है, ना आपको रिसर्च करना पड़ता है, ना आपको कुछ करना पड़ता है, आपने सिर्फ पैसे देने हैं, जो भी काम करेंगे वही करेंगे आपके बिहाफ पर, बस आपसे थोड़ी बहुत फीस लेंगे, लेकिन आप ही के बिहाफ पर रिसर्च करेंगे, आप ही के बिहाफ पर अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसा डालेंगे। तो जिससे क्या आपको बेनिफिट मिल जाता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। दूसरा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन और डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि, और हैरी मार्कोविज क्या बोलते हैं कि, नेवर पुट योर वेल्थ इन अ सिंगल स्टॉक, यू शुड इन्वेस्ट योर वेल्थ इन मल्टीपल स्टॉक्स। तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता है आपको, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। वो एक जगह पे पैसे नहीं लगाते हैं, वो थोड़े थोड़े करके हर जगह पे पैसे लगाते हैं, जिससे आपका जो डाइवर्सिफाइड हो जाता है क्या, पोर्टफोलियो। थर्ड क्या, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी जो कि मोस्ट म्यूचुअल फंड सेट रिलेटिवली लो डॉलर अमाउंट फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिक्वेंट परचेजेस। तो अगर आपने देखा होगा कि कोई ऐसी SIP अगर आप डालना चाहो म्यूचुअल फंड में, तो कोई 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर प्राइस में आपको अफोर्डेबिलिटी दे देते हैं कि इनिशियली आप इतने पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही लमसम का होता है कि मिनिमम अमाउंट कितना होता है, इतना कि आप इस पर्टिकुलर XYZ अमाउंट से मिनिमम पैसे डाल के इनिशियली SIP लमसम क्या कर सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं। तो एक आपको अफोर्डेबिलिटी की भी फैसिलिटी आपको म्यूचुअल फंड में मिलती है। और तीसरा क्या है, लिक्विडिटी, कि अगर आपको पैसे चाहिए तो उसको बेचकर जल्दी से जल्दी आपके जो पैसे हैं, यूनिट्स जो आपकी बिक जाएंगी और आपको हार्ड कैश मिल जाएगा। मतलब आप इसको रिडीम भी कर सकते हैं बहुत कम समय के अंदर। तो इसीलिए लिखा कि म्यूचुअल फंड आपको लिक्विडिटी की भी क्या देता है, फैसिलिटी देता है। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ एक बेनिफिट्स थे। किसके बेनिफिट थे, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ये सब बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप इन सभी टर्मिनोलॉजी का, इन सभी कंपोनेंट्स का बेनिफिट ले सकते हो। अब ये क्या आता है हमारे पास, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। खतरनाक तो क्या है, स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसको म्यूचुअल फंड का। तो सबसे पहले क्या आते हैं हमारे स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन होते हैं, स्पॉन्सर वो होते हैं जो अपना पैसा डाल के म्यूचुअल फंड हाउस को क्रिएट करते हैं। देन क्या आते हैं ट्रस्टी।
अच्छा, स्पॉन्सर्स को हम प्रमोटर्स भी बोलते हैं। ट्रस्टी क्या होता है? ट्रस्टी इंटरनल रेगुलेटर्स होते हैं म्यूचुअल फंड हाउस के, जो इंटरनली काम करते हैं। और जो हमारी एएमसी होती है उसको कौन क्रिएट करता है? ट्रस्टी ही क्रिएट करते हैं। और कस्टोडियन, कस्टोडियन जो होते हैं, कस्टोडियन क्या काम करते हैं? ये एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं, जो आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखते हैं, उनकी केयर टेक करते हैं, उनकी सेफ गार्डिंग करते हैं उन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस की। तो ये जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है वो किस एक्ट के अंदर बनता है? द ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो है आपका म्यूचुअल फंड हाउस क्रिएट होता है। तो ये जो एएमसी होती है, जिससे कौन क्रिएट करता है? ट्रस्टी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बाकी जो हमारे एजेंट्स आ जाते हैं, बैंकर्स आ जाते हैं, फंड अकाउंटेंट आ जाते हैं, रजिस्टर ऑफ द लेगेसी आ जाते हैं। तो ये सारे क्या बंदे होते हैं? हमारे पूरे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो हमारा म्यूचुअल फंड का है उसमें ये काम करते हैं। ये सारी की सारी ही क्या है? उसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये पर्टिकुलर हमारा क्या है? स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, जहाँ हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से, किस प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है जिससे म्यूचुअल फंड आगे काम करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ही आएंगे सबसे पहले, क्योंकि पैसे कौन देगा? इन्वेस्टर ही देगा। उसके बाद फंड मैनेजर आता है हमारा। फंड मैनेजर को एएमसी भी बोल देते हैं हम। देन उसके बाद क्या आती है हमारे पास? स्टॉक सिक्योरिटीज आ जाती हैं। और देन लास्ट में क्या आता है हमारे पास? रिटर्न्स। तो सबसे पहले जो हमारे एएमसी है, जो फंड मैनेजर है, वो क्या कोशिश करता है? वो पूल ऑफ द मनी क्रिएट करता है। किससे? इन्वेस्टर से, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। फिर वो जो पैसा इकट्ठा आ जाता है, फंड मैनेजर उसे क्या करते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं सिक्योरिटीज में, स्टॉक्स में, अलग अलग जगह पर, इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड में, कहीं पे भी कर देते हैं। तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करके क्या जनरेट करके देते हैं? पैसा जनरेट करके देते हैं, रिटर्न जनरेट करते हैं अपनी ही रिसर्च से, अपनी ही एक्सपर्टीज से, अपने ही एक्सपीरियंस से। फिर जो रिटर्न आता है उसमें से अपना अमाउंट रख के, अपनी जो फीस रख के, बाकी का सारा रिटर्न किसको डिलीवर कर देते हैं? वो इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर देते हैं। तो ये एक बेसिक सा प्रोसेस है, बेसिक सा वर्किंग प्रोफाइल है म्यूचुअल फंड की, कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। साइड में इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि पूल्स ऑफ इन्वेस्टर्स मनी इन्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्री स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, देन बेनिफिट एक्वायर। कौन कौन बेनिफिट ले सकता है इनसे? सिर्फ बेनिफिट वही ले सकता है जिसने कंट्रीब्यूट किया होगा उस पूल ऑफ द मनी में। जिसने इस पर्टिकुलर पूल ऑफ द मनी में कंट्रीब्यूट किया होगा, सिर्फ वही बेनिफिट ले सकता है रिटर्न का। और इसको क्या बोलते हैं? जिसका बेनिफिट क्या मिलता है? म्यूचुअली बेनिफिट मिलता है। और इसी टर्म को हम क्या बोल देते हैं? म्यूचुअल फंड बोल देते हैं। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग स्टाइल के तौर पे। सबसे पहला हमारा कौन सा स्टाइल आता है? बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेस पर हमारे पास कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, ओपन एंड म्यूचुअल फंड होता है, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होता है, और इंटरवल म्यूचुअल फंड होता है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स आर दोज म्यूचुअल फंड्स दोज ओपन फंड म्यूचुअल फंड्स आर दोज म्यूचुअल फंड विच हैज नो फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट, जिनमें कोई भी फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होती। दे आर एक्सेप्ट continuously sales and repurchase requests and the transactions are the based on totally net assets value। तो तीन चीजें मैंने क्या बताई कि जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनकी कोई फिक्स मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, जो कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं, रीपरचेज होते रहते हैं, सेल्स होती रहती है, रीसेल्ड होते ही रहते हैं। और ट्रांजैक्शन कैसे होती है इनकी? जो ट्रांजैक्शन किस किस पे बेस होती है इनकी? एनएबी की पे बेस होती है। एनएबी क्योंकि म्यूचुअल फंड में चलता ही एनएबी है, नेट एसेट वैल्यू, उसी की बेस पर इसकी क्या होती है? ट्रांजैक्शन होती है। और जो इनका यूनिट प्राइस होता है, जो यूनिट कैपिटल बोलते हैं हम, वो भी फिक्स नहीं होती है। देन ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास क्लोज म्यूचुअल फंड्स। तो क्लोज म्यूचुअल फंड आप बोल सकते हो कि जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है उसका आप अपोजिट लिख दो, उल्टा लिख दो, तो सारा का सारा क्लोज म्यूचुअल फंड में आ जाएगा। इसमें क्या आता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही चलते हैं। देन आफ्टर दैट ऑफर्ड इन एन एनएफओ बट आर क्लोज्ड फॉर फर्दर परचेज आफ्टर एनएफओ। तो एनएफओ के थ्रू ले सकते हो, और अगर अगला एनएफओ आ गया तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा खत्म। एंड यूनिट कैपिटल आर केप्ट कांस्टेंट। तो यूनिट कैपिटल जो हमारा एनएबी होती है वो भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और लास्ट में हमारे पास क्या आता है? इंटरवल फंड्स। अगर हम ऊपर से इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें, इन दोनों का सम कर दें, देन वी गेट इंटरवल फंड्स। तो हम अगर थोड़ा सा ओपन एंडेड में डाल रहे हैं, थोड़ा सा क्लोज में डाल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या आता है? उसको हम इंटरवल फंड्स बोलते हैं। देन दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव,
कि ऑब्जेक्टिव के बेस पर हमारे पास कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होता है डेट फंड्स, डेट फंड के बाद क्या आते हैं हमारे पास इक्विटी फंड, इक्विटी फंड के बाद हाइब्रिड फंड। अब डेट फंड का क्या होता है कि इसमें इन्वेस्ट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं बोल सकते हम, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों साइड के लिए हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हमारा एम होता है एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इनकम को प्रोवाइड करवाना, जहां हम बोल सकते हैं रेगुलर इनकम को प्रोवाइड करवाना। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, तो डेट फंड्स में हमें क्या मिल जाती है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज मिल जाती है, क्या रेगुलर इनकम मिल जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या था हमारे पास इक्विटी शेयर्स। अगर हमने इक्विटी में किया हुआ तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो पर्टिकुलर एम रहता है वो ग्रोथ रहती है, कैपिटल एप्रिसिएशन रहता है, जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमारी जो कैपिटल है उसको अप्रिशिएट करता है, प्लस डिविडेंड का भी हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिल जाता है। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हुए हैं तो उसका मतलब क्या, हमने उसकी इक्विटी में क्या किया, इन्वेस्ट किया। उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, एक तो हमारी ग्रोथ होगी, दूसरा हमारा कैपिटल एप्रिशिएशन होगा, तीसरा डिविडेंड मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्की भी कौन होगा, इक्विटी फंड ही सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। और हमारे पास लास्ट में क्या था, हाइब्रिड फंड, जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं, जब हम थोड़े पैसे डेट फंड में डाल दें, थोड़े इक्विटी फंड में डाल दें, देन इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, हाइब्रिड फंड आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट। और लास्ट में कहता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल। इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेसिस पे हमारे पास भी दो होते हैं, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। अब पैसिव में हमारा क्या मतलब होता है कि पैसिव में क्या होता है कि जो हमारा असेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, वो रेगुलरली चेक नहीं करती है हमारे पोर्टफोलियो को। वो क्या करती है कि एक पर्टिकुलर उन्होंने टाइम पीरियड सेट किया होता है कि हर मंथ की हम 10 तारीख को पोर्टफोलियो को रिवाइज करेंगे, या चेक करेंगे, या एनालिसिस करेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर प्री डिटर्मिन्ड थिंग्स होती हैं, फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं होता है, रेयरली चेंजेस होता है। तो इसमें जो आपकी एक्सपेंसिस फीस है वो भी कम होती है। तो जो पोर्टफोलियो आपका रिवाइज होता है वो भी पर्टिकुलर टाइम के बाद ही रिवाइज होता है। लेकिन जो एक्टिव फंड्स है वो उसके टोटली अपोजिट होते हैं। एक्टिव फंड में क्या होता है, जो आपकी एएमसी है वो रेगुलरली क्या करती है, चेक करते रहती है आपका पोर्टफोलियो। वो रेगुलरली फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते रहते हैं पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो को रिवाइज करते रहते हैं, पोर्टफोलियो को रिवाइज करते रहते हैं एज पर द करंट सिचुएशंस। तो अगर वो अपना पूरा टाइम आपके पोर्टफोलियो में दे रहे हैं डेली बेसिस पे, तो सीधी सी बात है कि वो क्या करेंगे, आपसे फीस भी ज़्यादा चार्ज करेंगे एज कम्पेयर टू पैसिव फंड्स। तो ये बेसिकली सारा डिफरेंस होता है पैसिव फंड में और एक्टिव फंड में, कि जो पैसिव फंड में रिवीजन होती है पोर्टफोलियो में वो रेयरली होती है, और जो आपकी एएमसी है वो रेयरली चेक करती है। रेयरली मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड उन्होंने पहले सेट किया होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही हम चेक करेंगे। लेकिन एक्टिव फंड्स में क्या होता है, वो रेगुलरली फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं एज पर द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये कुछ एक म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है हमारे पास। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने पढ़ी है इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम्स, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, हाइब्रिड स्कीम्स हो जाती है। कुछ ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं, कुछ अदर स्कीम्स होती हैं, जैसे ईएलएसएस बोलते हैं हम, इक्विटी लिंक्ड सर्विस स्कीम्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैक्स बेनिफिट। अगर आपने टैक्स बेनिफिट लेना है तो उसके लिए भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। कुछ ब्लू चिप फंड होते हैं, रेगुलर प्लान्स होते हैं, रेगुलर प्लान होते हैं हमारे पास, कंटिन्यू प्लान होते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं। वो सारी स्कीम्स क्या होती हैं, अलग अलग स्कीम्स होती हैं, आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ये भी क्या होते हैं, टाइप्स, ये भी हमारे पास टाइप्स ही आते हैं म्यूचुअल फंड के। मनी मार्केट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स हमने पढ़ा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म्स के लिए किसी कॉइन पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो वो मनी मार्केट फंड्स में आ जाते हैं। बॉन्ड फंड्स, अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं, एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, एक आप अपना पोर्टफोलियो डिफेंसिव पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं, तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बॉन्ड फंड्स में। थर्ड क्या हमारे पास, बैलेंस फंड्स। अब अगर आप थोड़े थोड़े हर जगह पे अपने पैसे डाले हुए हैं तो उसे बैलेंस फंड्स बोल सकते हैं। और अब अगर आपने टोटली कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, वो डिविडेंड म्यूचुअल फंड को ही क्या करते हैं, टारगेट करते हैं कि उनको क्या चाहिए, वो कहीं कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर पर्टिकुलर डिविडेंड को ही फोकस किया जाता है। इक्विटी, अगर आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है किसी, देन स्पेशलिटी फंड्स भी होते हैं हमारे पास। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, जो अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कहाँ कहाँ से बेनिफिट्स और रिस्क, कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमारे पास, बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले बेनिफिट क्या लिखा हुआ है इन्होंने, म्यूचुअल फंड्स ऑफर प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड पोटेंशियल डाइवर्सिफिकेशन। दे आल्सो ऑफर 3 वेज टू अर्न मनी। सबसे पहला क्या है, डिविडेंड। अ फंड में अर्न इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स ऑन स्टॉक और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। द फंड्स then pays the shareholders nearly all the income less
एक्सपेंसेस। तो डिविडेंड आपको पता है कि अगर कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसका प्रॉफिट का पार्ट जो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है उससे क्या बोलते हैं, डिविडेंड पेमेंट्स बोलते हैं। तो आप डिविडेंड का भी फायदा आपको म्यूचुअल फंड में मिल सकता है। दूसरा क्या है, कैपिटल गेन और डिस्ट्रीब्यूटर्स। द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इन अ फंड में इंक्रीज। अगर आपने 100 रुपये में किसी कंपनी का शेयर खरीदा था, अब उसका शेयर 120 रुपये हो गया, तो जो 20 रुपये का जो चेंज हुआ है, ये क्या होता है, आपका कैपिटल गेन ही बोलते हैं इसको, जहाँ हम कैपिटल एप्रिसिएशन ही बोलते हैं। डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको जो कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो इससे क्या होता है, जो टोटली किस में कंट्रीब्यूट करता है, आपकी इनकम को एनहांस करता है। मैन ए फंड सेल्स ए सिक्योरिटी देन हैज इंक्रीज्ड इन प्राइस, द फंड हैज अ कैपिटल गेन। एट द एंड ऑफ द ईयर द फंड डिस्ट्रीब्यूट्स दिस कैपिटल गेन्स माइनस एनी कैपिटल लॉसेस टू इन्वेस्टर्स। और लास्ट में क्या था, इंक्रीज्ड एनएबी। तो एनएबी क्या होती रहती है, टाइम के साथ इंक्रीज हो जाती है। किसी मंथ आपने एसआईपी में डाले तो मार्केट अंडर प्राइस थी, किसी मंथ आपने डाले तो मार्केट ओवर प्राइस थी, तो वो क्या कर देता है कि आपको एवरेज का भी बेनिफिट मिलता है अगर आप एसआईपी में क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये कुछ एक हमारे क्या थे, बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। तो पहले क्या था, डिविडेंड पेमेंट्स, कैपिटल गेन्स एंड इंक्रीज्ड एनएवी। हायर एनएवी क्या रिफ्लेक्ट करेगा, वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कि अगर आपकी एनएवी हाई होगी तो मतलब आपकी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो भी क्या है, हाई है। अब मोड्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास जे। एक तो होती है हमारे पास लमसम अमाउंट, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, एसआईपी बोलते हैं। तो लमसम में क्या होता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है हमारी। Usually large sum of money is invested in one go and investment face risk of volatility। volatility मतलब वेरिएशन, ठीक है। वॉलेटिलिटी का क्या मतलब होता है, वेरिएशन, कितनी ज़्यादा वेरिएशन हो रही है। जैसे जो हमारा मार्केट जे देखिए, अगर शेयर प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि इसमें वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा है। वेरिएशन बहुत ज़्यादा, तो मतलब वॉलेटिलिटी बहुत है। वॉलेटिलिटी डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, रिस्क से रिलेटेड होती है। तो लम सम में क्या होता है, सिंपली चीज़ है कि लम सम में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपके पास 10,000 रुपये थे, तो आपने 10,000 रुपये एक साथ ही इन्वेस्टमेंट कर दिए, सारे के सारे एक साथ ही डाल दिए, तो उसे क्या बोलते हैं, लम सम बोलते हैं हम। जिसमें देखो क्या लिखा हुआ है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अब सेकंड हैंड में हमारे पास क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है कि स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। पीरियड ऑफ कमिटमेंट 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, स्पेसिफिक इंटरवल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड मेन ऑन स्पेसिफिक डेट्स लाइक 1st, 5th, 10th, 15th ऑफ एवरी मंथ। तो जो एसआईपी होती है ना, जो सैलरीड जो बंदे होते हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉई होते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी वेल्थ को इन्वेस्टमेंट करने का। आप क्या करते हैं कि हर महीने कुछ अमाउंट जो है एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सेट कर लिया कि 1,000 रुपये मैं हर मंथ क्या करूँगा, एसआईपी में डालूंगा। तो हर महीने मेरी सैलरी आ रही है, उसमें से 1,000 रुपया मैं एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो डेट भी मैं सेट कर सकता हूँ कि हर महीने की 5 तारीख को डालें, 10 तारीख को, 15 तारीख को। जब आपकी सैलरी आ रही है उसके 5-6 दिन के बाद आप डिसाइड कर लो कि हाँ इतनी तारीख को मैं, जैसे 4 तारीख को सैलरी आ रही है, 5 तारीख को, तो 10 तारीख, हर मंथ की 10 तारीख को मैं एसआईपी के थ्रू 1,000 रुपये क्या करूँगा, म्यूचुअल फंड में डालूंगा। तो ये 1,000 आप बोलोगे कि फिक्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप इसको चेंज भी कर सकते हो, 1,000 से 1,500 भी कर सकते हो, 2,000 भी कर सकते हो। तो उस तरीके से जो आपकी एसआईपी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो एसआईपी का आपको ये फायदा होता है कि किसी महीने मार्केट अंडर प्राइस होती है, किसी महीने ओवर प्राइस होती है, तो उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या हो जाती है, एवरेज हो जाती है बिल्कुल। लेकिन एसआईपी में, सॉरी लमसम में क्या होता है कि अगर आपने पैसे डाल दिए, उस टाइम पे पैसे डाले आपने 10,000, जब मार्केट क्या थी, ओवर वैल्यूड थी, तो उस टाइम पे फिर आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो आपकी वेल्थ होती है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो क्या जाती है, एवरेज होती है। ड्यू टू क्यों, क्योंकि आप हर महीने पैसे डाल रहे हो उसमें, किसी महीने मार्केट ऊपर है, किसी महीने नीचे। तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए एसआईपी सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो एसआईपी भी बहुत सारे टाइप की होती है। तो ये था मोड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड का प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से प्रोसीजर क्या है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, इंडिकेट वेदर यू आर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। तो आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ आप फर्स्ट पहले भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जहाँ आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, जहाँ आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं। उसके बाद क्या चेक करेंगे, चेक वेदर यू आर केवाईसी कंप्लीट और नॉट, मतलब कंप्लेंट और नॉट, आपकी जो केवाईसी है वो हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, क्योंकि केवाईसी के बिना कुछ भी नहीं होता। आपकी वो आपको बोलेगा कि आपके अपने पैन कार्ड के साथ अपनी वीडियो वेरिफिकेशन करवाओ।
ठीक है। उसके बाद क्या था, प्रोवाइड डिटेल लाइक नेम एड्रेस एटसेट्रा, जो भी डिटेल आपसे मांगेगी वो आपको देनी ही पड़ेगी, अगर नहीं दोगे तो नहीं काम आएगा। फिर आपको एक बैंक अकाउंट का कॉपी क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। जनरली क्या होता है, एक कैंसिल चेक आपको अपलोड करना पड़ता है। कैंसिल चेक अपलोड नहीं करते तो आजकल एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, उसके थ्रू भी आप अपनी बैंक की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और लास्ट में कहते हैं वंस डॉक्यूमेंट आर एक्सेप्टेड बाय द म्यूचुअल फंड हाउस और म्यूचुअल फंड कंपनी यू मे स्टार्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से जो है हमारा क्या काम करता है, म्यूचुअल फंड का प्रोसीजर। इस तरीके से म्यूचुअल फंड में आप क्या कर सकते हो, पैसे डाल सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले तो वो चेक करेगा कि आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं या नए इन्वेस्टर है। उसके बाद आपकी केवाईसी चेक करेगा, केवाईसी के बाद आपके नाम डिटेल जो भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी प्रोफाइल की वो आपसे लेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल चेक अपलोड करना पड़ेगा, जहाँ आजकल एक दूसरा ऑनलाइन तरीका भी होता है, उसके थ्रू भी आप अपनी बैंक की वेरिफिकेशन करवा सकते हो। फिर अगर लास्ट में जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसने आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको अप्रूवल दे देगा, परमिशन दे देगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था प्रोसेस किस तरीके से म्यूचुअल फंड में काम होता है। अब एक जनरल सा टॉपिक आता है कि रिसेंटली जो कुछ टाइम में म्यूचुअल फंड में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। तो डेवलपमेंट कैसे हुई है, देखो अभी देखते हैं कि डेवलपमेंट का क्या सिस्टम है। सबसे पहले तो क्या हुआ है रिसेंट डेवलपमेंट इन म्यूचुअल फंड हिस्ट्री। सबसे पहले तो क्या इंडिकेट करता है ये, राइज ऑफ डिजिटलाइजेशन मेकिंग म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट सीमलेस। तो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट यही हुई है कि जब से डिजिटलाइजेशन हो गया सारा काम, तो लोग घर बैठे ही अगर कुछ काम नहीं है तो ऐसे पंगे लेते रहते हैं, जिस वजह से क्या है, कोरोना में सबसे ज़्यादा इस चीज़ में क्या हुआ था, डिस्ट्रप्टिव हो गया था एक तरीके से कि लोग घर बैठे थे, कोई काम धंधा नहीं था, तो लोगों ने डीमेट अकाउंट खोलना शुरू कर दिए। तो जो कोरोना का पीरियड था उस टाइम में रिकॉर्ड डीमेट अकाउंट ओपन हुए थे हमारे। तो ये सब किस वजह से हो पाया था कि क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन था, डिजिटल सिस्टम था। अगर पहले की तरह फिजिकल सिस्टम होता तो कौन जाता डीमेट अकाउंट खोलने फिजिकली, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था और उस टाइम पे सभी के सभी क्या थे, घर में ही बंद थे। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ SIPs। तो SIPs अब लोगों को समझ आ गया है कि SIP क्या दे रही है, उनको भी एक रेगुलर इनकम दे सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है SIP का, क्यों कि SIP में क्या लगता है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का भी बेनिफिट ले सकते हो इसमें म्यूचुअल फंड में, अगर आप SIP, क्योंकि SIP ही आप, मैंने अभी आपको बताया कि इम्प्लॉइज मोस्ट ऑफ द लोग इंडिया में क्या है इम्प्लॉइज, तो इम्प्लॉइज क्या करते हैं हर महीने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द मनी SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उनकी जो वेल्थ है, जो उनकी, तो इससे क्या होता है कि जो उनकी वेल्थ है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और उनकी इनकम भी क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि SIP में क्या लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। जितना टाइम आप SIP को दोगे, आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो इनकम है, वो आप खुद ही देख के हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें काम करता है। उसके बाद है कि सर्ज इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्मॉलर सिटीज। तो छोटे छोटे शहरों से भी आजकल लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों, क्योंकि रीजन सिर्फ एक ही है, क्या, डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन मतलब सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम है। डीमेट अकाउंट आपको ये सारी फैसिलिटी देता है अंडर डिपॉजिटरीज। तो आप क्या कर सकते हो, घर बैठे ही सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, घर बैठे ही म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये कुछ रिसेंट ट्रेंड्स है हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो एकदम से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको, किस इंडस्ट्री में हुआ हमारा, या किस सेक्टर में हुआ, किस कंपोनेंट में हुआ है, SIP में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हुआ। तो ये था हमारा म्यूचुअल फंड का टॉपिक। तो अगर आप इससे रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, अभी भी म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग आपको समझ नहीं आया होगा, या कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कुछ डाउट रह गया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं।